नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ वन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। चर्चा की जाएगी कक्षा 9 समकालीन भारत और विश्व के पाठ नंबर 2 रूसी क्रांति के विषय में। इसके भाग 1 पर हम चर्चा कर चुके हैं, जिसमें कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से वहाँ पर क्रांति की जो सुगबुगाहट थी उसकी पटकथा तैयार की गई। कई प्रकार के यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि दल थे जो अनेक विचारधाराओं को रखते थे। वो विभिन्न प्रकारों से राजनीति या सत्ता को चलाना चाहते थे या देश को चलाना चाहते थे। आइए देखें कि किस प्रकार से रूसी क्रांति हुई। आप यहाँ पर देखेंगे रूसी क्रांति यूरोप में पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उलट गया। यूरोप में जो पिछड़े औद्योगिक देश थे उसमें से एक रूस था। इसमें यह समीकरण उलट गया। 1917 में अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति कब हुई। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूस की क्रांति के समय यहाँ किस वंश का शासन था। रूस की क्रांति के समय यहाँ रोमानोव वंश का शासन था। जार द्वितीय यहाँ का शासक था। जारशाही शासन यहाँ पर चलता था। फरवरी 1917 में राजशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई थी। यहाँ पर जो कैलेंडर था वह जो आधुनिक कैलेंडर चलता है उससे 13 दिन पीछे चलता था। और जो इनकी क्रांति हुई 12 मार्च को हुई और रूसी कैलेंडर के अनुसार देखें तो वह घटना उस समय 27 फरवरी को हुई थी। इसीलिए प्रश्न बनता है कि फरवरी क्रांति कब हुई। फरवरी क्रांति 12 मार्च को हुई। जो ग्रेगोरियन कैलेंडर था उससे यह 13 दिन पीछे था। इसलिए यह 12 मार्च को यह क्रांति हुई थी। और इसी प्रकार से जो अक्टूबर की घटना हुई थी या अक्टूबर क्रांति हुई थी वह नवंबर के महीने में हुई थी। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए आइए क्रांति के कुछ साल पहले की स्थिति पर नज़र डालें। रूसी साम्राज्य 1914 में हम देखें 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। प्रश्न पूछा जा सकता है कि रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था। आप बता सकते हैं जार निकोलस सेकंड था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज के फिनलैंड हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया और साथ ही साथ पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, अर्मेनिया व अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के को मानने वाले बहुमत लोग थे, मतलब ज़्यादातर लोग थे। लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। इस साम्राज्य के अंतर्गत कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध लोग भी निवास करते थे। और क्षेत्र आप देख सकते हैं कि किस तरीके से रूसी साम्राज्य था वह काफ़ी आगे तक फैला हुआ था, काला सागर से लगा हुआ था। और देखें तो उस समय के रूसी साम्राज्य को विस्तृत क्षेत्र तक फैला हुआ था, जहां उसकी सीमाएं जर्मनी, स्वीडन के पास और साथ ही साथ रोमानिया, बुल्गारिया, काला सागर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार से रूस का साम्राज्य यहाँ पर एक विस्तृत क्षेत्र पर फैला हुआ था। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सेंट पीटर्सबर्ग स्थित विंटर पैलेस के व्हाइट हॉल में जार निकोलस सेकंड की तस्वीर है।
की यह तस्वीर है। आप यहाँ पर विंटर पैलेस मतलब जो राजा का सर्दियों में रहने वाला महल था, उसमें उसकी तस्वीर ली गई है। अर्थव्यवस्था और समाज, किसी भी देश या समाज में क्रांति का मुख्य कारण होता है असंतोष। उसमें अर्थव्यवस्था चरमरा जाती है और लोगों के लिए रोजगार नहीं होती है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो वहाँ जनता में भारी असंतोष होता है, भुखमरी या अनेक कारण होते हैं जिससे कि क्रांति होती है। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेतीबाड़ी में जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य की लगभग 85% जनता आजीविका के लिए खेती पर ही निर्भर थी। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी लगभग 40 से 50% थी। जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, वहाँ भी अगर हम देखें तो तीसरे स्टेट से के लोग लगभग 90% थे, लेकिन उसमें मजदूर और किसान वर्ग के लोग आया करते थे 90 से 95% लोगों में। लेकिन जो कृषि करने वाले लोगों की आबादी थी वहाँ लगभग 40 से 50% थी। लेकिन रूस में अगर देखें तो लगभग 85% जनसंख्या के लोग जो थे वह खेती बाड़ी के काम में लगे थे, कृषि कार्यों में लगे थे, और साथ ही साथ किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे। रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक था, मतलब यहाँ से अनाज अन्य देशों को या अन्य क्षेत्रों को भी भेजा जाता था। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों को वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हुए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को फैलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेजी से बढ़ा। इन कारखानों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में दोगुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। 19 शतक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। बहुत कम सालों में ही कारीगर और जो कारखाना मजदूर थे, इनकी संख्या लगभग बराबर हो गई थी। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। मजदूरों को न्यूनतम वेतन मिलता रहे और काम की पाली के घंटे निश्चित हो, इस बात को ध्यान में रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे। लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब थे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम करने की पाली प्रायः 15 घंटों तक खिंच जाती थी, जबकि कारखानों में मजदूर आमतौर पर 10 से 12 घंटे की पालियों में काम करते थे। मजदूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर डॉर्मेट्री तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर स्थायी रूप से शहरों में बस चुके थे। उसके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फर्क था। सेंट पीटर्सबर्ग एक धातु मजदूर ने कहा था, धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। यहाँ पर जो मजदूर थे वह भी विभिन्न विभिन्न स्तर से आए हुए थे, और साथ ही साथ कोई लोगों का अपने गांव से नाता था या उनसे अभी भी संबंध था, तो कोई मजदूर यहाँ पर शहरीकरण में शहरी बन चुके थे। और मजदूरों में भी जो धातुकर्मी मजदूर थे वह अपने आप को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत रहती थी। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। आप देख सकते हैं 1914 जिस समय प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ, लगभग उसी वर्ष रूस में महिला मजदूरों की संख्या देखें तो लगभग 31% थी, लेकिन वेतन उन्हें मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे या 3/4 तक ही मिल पाता था।
मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ दिखाई देता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी या आर्थिक संकट के समय एक दूसरों की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रांतिपूर्व रूस का एक ड्रामेट्री बने बैंकर, जहाँ पर मजदूर रहते थे और पालियों में बारी बारी से सोते थे और परिवार के साथ नहीं रह सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ा हॉल है, आप देख सकते हैं। इसमें अनेक प्रकार से बेड लगाए गए हैं, ऊपर नीचे ये बेडें हैं, और जहाँ पर मजदूर बारी बारी से सोते थे और काम में चले जाते थे। युद्ध से पहले पीटर्सबर्ग में बेरोजगार जो किसान हैं उनकी भीड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे लोग धर्मांध लोगों धर्मार्थ लंगरों में खाना खाते थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खस्ताहाल मकानों में वो ये रहते थे। यहाँ पर भोजन भी कराया जा रहा है लोगों को, बहुत सारे लोगों के द्वारा। इन सब के बीच, इन विभेदों के बावजूद, जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या मालिकों से कोई शिकायत होती तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल भी कर देते थे। मजदूर विभिन्न विभिन्न परिस्थितियों से आए थे, अनेक गांवों से थे, अनेक लोग शहरी बन चुके थे। स्टील या नहीं धातु कर्मी जो कारीगर थे अपने आप को बाबू मानते थे, लेकिन फिर भी अगर जब कभी नौकरों से मालिकों का विभेद होता तो वे सब लोग इकट्ठा हो जाते थे। 1896 से 1896-97 के बीच कपड़ा उद्योग और 1902 में धातु उद्योग में ऐसी काफ़ी हड़तालें हुई, जिसकी संख्या या नहीं जो हड़तालें थी उसमें बड़ी संख्या में लोग आए। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, राजशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का कब्जा था। किसान खेती तो करते थे, लेकिन जो जमीन के मालिक थे वो या तो सामंत थे या राजशाही थे या ऑर्थोडॉक्स थे। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के थे। बिल्कुल किसान जो थे अपने धर्म को मानने वाले थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। जो किसान थे वो सामंतों और नवाबों का सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो भी सत्ता या हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं, बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवा के बदले मिली हुई थी। मतलब जार के प्रति उनकी सेवा के भाव थे या जार के प्रति वह काम करते थे, इसीलिए उन्हें सम्मान मिला हुआ था। वह सम्मान उन्हें आम जनता से नहीं मिला था, इसलिए आम जनता उनका बिल्कुल भी आदर सम्मान नहीं करती थी। यहाँ की स्थिति फ्रांस जैसी नहीं थी। मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेनी के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्हें नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी थी। जब फ्रांस की बात आ रही थी, फ्रांसीसी क्रांति में लोग क्या करते थे, अपने सामंतों की परवाह करते थे, उनके लिए युद्ध भी लड़ते थे। मतलब उनके प्रति सेवा का भाव रखते थे। जबकि यहाँ इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि वे नवाबों को ज़मीन छीनकर किसानों के बीच बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रूस के जो किसान थे वह जमींदारों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते थे। दक्षिणी रूस में आप लोग देख पा रहे होंगे कि ऐसी घटनाएं बड़ी तौर पर हुई कि जहाँ पर जमींदारों की हत्या की गई। साथ ही साथ देखें, रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले और एक और लिहाज से भी भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार की ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांटता
था। जो रूस के किसान थे वह ज़मीन को एक बार अपने हवाले से कम्युन को दे देते थे और फिर उसकी ज़रूरत के हिसाब से, परिवारों की ज़रूरत के हिसाब से उन सब में वह ज़मीन बांटी जाती थी। यहाँ पर देखें उस समय समाजवादी कार्यकर्ता अलेक्जेंडर सल्यानिकोव ने वक्तव्य से पता चलता है कि बैठकें कैसे आयोजित की जाती थी। यहाँ पर एक बैठक का जिक्र किया है। एक एक कारखाने और दुकान में जा जाकर प्रचार किया जाता था। अध्ययन चक्र भी चलाए जाते थे। संबंधित अधिकृत मुद्दों के मामले में कानूनी बैठकें भी बुलाई जाती थी, लेकिन इन गतिविधियों को मजदूर वर्ग मुक्ति के व्यापक संघर्ष में बड़ी निपुणता से विरोध दिया जाता था। गैरकानूनी बैठकें ज़रूरत के वक्त फौरन आयोजित कर दी जाती थी, लेकिन लंच के दौरान शाम को फाटक के बाहर वार्ड में या कई मंजिला इमारतों की सीढ़ियों में व्यवस्थित ढंग से बैठकें आयोजित की जाती थी। सबसे जागरूक मजदूर दरवाजे के पास फ्लैग का काम संभालते थे और मुहाने पर पूरी भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। वहाँ सबके सामने एक आंदोलनकारी खड़ा होता था। मालिक टेलीफोन पर पुलिस को इस बारे में जानकारी देते थे, लेकिन जब तक पुलिस पहुंचती तब तक भाषण पूरे हो चुके होते थे और ज़रूरी फैसले ले लिए जाते थे। किस तरीके से रूसी क्रांति की पटकथा यहाँ पर लिखी जाती थी, उसके विषय में एक भाषण या किस तरीके से यहाँ पर सभाएं होती थी, उसके विषय में ये जानकारी दी थी। रूस में समाजवाद का प्रादुर्भाव कैसे हुआ आप यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि समाजवाद के जनक कार्ल मार्क्स थे, जिन्होंने दास कैपिटल नामक पुस्तक लिखी थी और धर्म को उन्होंने अफीम की संज्ञा दी थी। 1914 से पहले रूस के सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादी 1898 में रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक के कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ा था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था, उसे मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उससे पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले लोग हैं। बहुत सारे लोगों को लगता था, या जिस तरीके से यहाँ पर समाजवाद की भावना थी, आप समझ सकते हैं कि जो ज़मीन होती थी वह अनेक लोगों में बांट दी जाती थी। इसी आधार पर उनका मानना था कि रूस के मजदूर नहीं बल्कि किसान ही क्रांति की मुख्य शक्ति बनेंगे। वे किसानों का नेतृत्व, क्रांति का नेतृत्व करेंगे। लोगों को लगता था कि जो ये किसान हैं यही क्रांति की बागडोर संभालेंगे और रूस बाकी देशों के मुकाबले ज़्यादा जल्दी समाजवादी देश बन जाएगा। 19वीं सदी के आखिर में रूस के ग्रामीण इलाकों में समाजवादी काफ़ी सक्रिय हो गए और 1900 ईस्वी में सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी या नहीं समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन कर दिया गया। इस पार्टी ने किसानों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया और मांग की कि सामंतों के कब्जे वाली जमीन फौरन किसानों को सौंप दी जाए। किसानों के सवाल पर सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था। जो सामाजिक लोकतंत्रवादी सोशल डेमोक्रेट्स वाला खेमा था वह किसानों के मुद्दे पर सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का मानना था। लेनिन एक प्रसिद्ध व्यक्ति है, अप्रैल थीसिस इन्होंने एक किताब लिखी है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि अप्रैल थीसिस किसकी पुस्तक है। अप्रैल थीसिस लेनिन की पुस्तक है, जिसमें लेनिन के विचारों को आप जान सकते हैं। प्रश्न बनता है कि लेनिन द्वारा प्रकाशित पुस्तक या लिखित पुस्तक का नाम क्या है। अप्रैल थीसिस है। लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे तो कुछ पूंजीपति थे जो नौकरों से खेती करवाते थे। इन आपसी विभेदों के चलते सभी समाजवादी आंदोलन का हिस्सा नहीं हो सकते थे।
सांगठनिक रणनीति के सवाल पर भी पार्टी में गहरे मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक खेमे के मुखिया थे। वे सोचते थे कि जार या नहीं राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए और अपने सदस्यों की संख्या व स्तर पर उनका पूरा नियंत्रण होना चाहिए। दूसरा खेमा मेन सेविक मानता था कि पार्टी में सभी को सदस्यता दी जानी चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे कि बोल्शेविक का अर्थ होता है कि संख्या में ज़्यादा और बोल्शेविक का जो अर्थ होता है कम। लेकिन जो मेन सेविक है इनकी संख्या तो कम थी लेकिन इनका नाम मेन सेविक था। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देखेंगे कि इन्हीं दो पार्टियों का यहाँ पर रूसी क्रांति में दबदबा रहा। और आप देखेंगे उथल पुथल का समय 1905 की क्रांति। रूस की निरंकुश राजशाही रूस एक निरंकुश राजशाही था। यहाँ अन्य यूरोपीय शासकों के विपरीत 20वीं सदी की शुरुआत में जार राष्ट्रीय संसद के अधीन नहीं था। उदारवादी इस स्थिति को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चलाई। जो उदारवादी लोग थे उन्होंने जो रूस में निरंकुश राजशाही शासन था इसे खत्म करने के लिए काफ़ी बड़े पैमाने पर आंदोलन चलाए और 1905 की क्रांति के दौरान उन्होंने संविधान की रचना के लिए सोशल डेमोक्रेटिक और समाजवादी क्रांतिकारियों को एक साथ लेकर किसानों और मजदूरों के बीच काफ़ी काम किया। रूसी साम्राज्य के तहत उन्हें राष्ट्रवादियों जैसे पोलैंड में और इस्लाम के आधुनिकीकरण के समर्थक जदीयों या नहीं मुस्लिम बहुल इलाकों में भी उनको समर्थन मिला। रूसी मजदूरों के लिए 1904 का साल बहुत बुरा रहा। ज़रूरी चीज़ों की कीमतें इतनी तेज़ी से बढ़ी कि वास्तविक वेतन से 20% तक की गिरावट आ गई। जो ज़रूरी चीज़ें थी उनकी कीमतों में तो तेज़ी आई लेकिन जो वास्तविक वेतन था उसमें 20% तक की गिरावट आई। उसी समय मजदूर संगठनों की सदस्यता में भी तेज़ी से वृद्धि हुई। 1904 में गठित की गई असेंबली ऑफ द रशियन वर्कर्स या नहीं रूसी श्रमिक सभा के 4 सदस्यों में प्यूतोलोव आर्यन वर्कर्स में उनकी नौकरी से हटा दिया गया तो मजदूरों ने आंदोलन छेड़ने का ऐलान कर दिया। अगले कुछ दिनों के भीतर सेंट पीटर्सबर्ग में लगभग 1,10,000 से भी ज़्यादा मजदूर काम के घंटों को घटाकर 8 घंटे किए जाने, वेतन में वृद्धि और कार्य स्थितियों में सुधार की मांग करते हुए हड़ताल पर चले गए। प्रश्न पूछा जा सकता है कि असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। इसी दौरान पादरी गैम्पान के नेतृत्व में मजदूरों का एक विशाल जुलूस विंटर पैलेस राजमहल के सामने पहुंचा तो पुलिस और कैसेक्स ने मजदूरों पर हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज़्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 लोग घायल हुए। इतिहास में इस घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो खूनी रविवार की घटना हुई थी वह कहाँ हुई थी? खूनी रविवार की घटना रूस में हुई थी। 1905 की क्रांति की शुरुआत इसी घटना से हुई थी। सारे देश में हड़तालें होने लगी जब नागरिक स्वतंत्रता के अभाव का विरोध करते हुए विद्यार्थी अपनी कक्षाओं का बहिष्कार करने लगे तो विश्वविद्यालय भी बंद कर दिए गए। वकीलों, डॉक्टरों, इंजीनियरों और अन्य मध्य वर्गीय कामगारों ने संविधान सभा के गठन की मांग करते हुए यूनियन ऑफ यूनियंस की स्थापना की। निरंकुश राजशाही राजा का बिना रोक टोक शासन या नहीं जदीदी रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। कुछ शब्द यहाँ पर हैं। वास्तविक वेतन, यह इस बात का पैमाना है कि किसी व्यक्ति के वेतन से वास्तव में कितनी चीज़ें खरीदी जा सकती हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं रूस में 1905 की क्रांतिकारी उथल पुथल क्यों पैदा हुई थी। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हों यहाँ पर खूनी रविवार की घटना हुई थी और
जिससे कि यहाँ पर और भी स्थिति क्या हो गई, नाजुक हो गई। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दे दी। जब 1905 में क्रांति हुई तो रूस का जो जार था उसने ड्यूमा या नहीं रूस के संसद की तरह काम करने वाला एक संगठन बना लिया। लेकिन क्रांति के समय के कुछ दिन तक फैक्ट्री मजदूरों ने बहुत सारी ट्रेड यूनियनों और फैक्ट्री कमेटियां भी अस्तित्व में आती रही। 1905 के बाद ऐसी ज़्यादातर कमेटियां और यूनियनें अधिकृत रूप से काम करने लगी क्योंकि उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। राजनीतिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगा दी गई। जार ने पहली ड्यूमा को मात्र 75 दिन के भीतर ही पुनर्निर्वाचित और दूसरी ड्यूमा को 3 महीने के भीतर ही बर्खास्त कर दिया। वह किसी तरह जवाबदेही या अपनी सत्ता पर किसी तरह का अंकुश नहीं चाहता था। उसने मतदान कानून में फेरबदल करके तीसरी ड्यूमा में रूढ़िवादी राजनेताओं को भर डाला, उदारवादियों और क्रांतिकारियों को बाहर कर दिया। क्रांति के समय तो रूस का जो जार था उसने ड्यूमा का गठन कर दिया, लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि 75 दिन, 3 महीने और 4 महीने या 3 महीने में ही उसने लगभग 2, 3, 4, 5 महीनों के अंतर्गत फिर से अपने लोगों को ही वहाँ पर भर दिया। रूढ़िवादी लोग जो थे उन्हीं को ड्यूमा में रख दिया और जो क्रांतिकारी एवं उदारवादी लोग थे उन्हें बाहर कर दिया। पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य की क्या स्थिति थी इस समय यहाँ पर चर्चा करेंगे। 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया एवं तुर्की केंद्रीय शक्तियाँ थी तो दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस, बाद में इटली और रोमानिया भी इस खेमे में शामिल हो गए थे। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ यह युद्ध यूरोप के बाहर फैल गया। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो रूस इसमें बेवजह से कूद पड़ा था और रूस के लगभग 20 लाख सैनिक और 80 लाख लोग मरे थे। लगभग 1 करोड़ लोग उस समय की आबादी के हिसाब से आप देख सकते हैं। 1914 के आधार पर 1 करोड़ लोगों की यहाँ पर जान गई थी। इससे भी रूस के लोगों में क्या थी कि काफ़ी भावनाएं राजा के खिलाफ भड़की हुई थी। रूस के लोगों को लगता था कि राजा ने इस युद्ध में भाग लेकर रूसी जनता को मरवाया है और रूसी जनता को बेवजह इस युद्ध में धकेला है। इस युद्ध को शुरू में रूसियों का काफ़ी समर्थन मिला, जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य पार्टियों से सलाह लेनी छोड़ी। उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बलवती होने लगी। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग में का नाम बदलकर पेट्रोग्राड रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था। जारीना यानी जार की पत्नी महारानी अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसे घटिया सलाहकारों खास तौर पर रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही और लोकप्रिय बना दिया। यहाँ पर जो रूस का राजा था जार सेगन या नहीं जार निकोलस सेगन, उसकी पत्नी एक जर्मन राजकुमारी थी जो अपने साथ एक रासपुतिन नामक दरबारी को लाई थी, हम कहें सलाहकार को लाई थी। जनता को लगता था कि जो रासपुतिन है यह एक सन्यासी था, जादू टोना करने वाला था। यह कहा करता था कि यह किसी को भी कुछ भी कर सकता है, ये जो चाहे वह कर सकता है, और इसी के प्रभाव में रानी रहा करती थी और जिससे कि राजा भी यहाँ पर इसके प्रभाव में आ गया और लोगों के बीच ऐसी चर्चा होने लगी कि जो रूस की रानी है वह इसके साथ अवैध संबंध में जुड़ी हुई है, इसलिए भी रूस की जनता जो ये राजा एवं रानी थे इनके प्रति घृणा करने लगे। प्रथम विश्व युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर चल रही लड़ाई पश्चिमी मोर्चे की लड़ाई से भिन्न थी। पश्चिम में सैनिक पूर्वी फ्रांस की सीमा पर बनी खाइयों से लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, जबकि पूर्वी मोर्चे पर सेना
काफ़ी बड़ा फैसला तय कर इन मोर्चों पर बहुत सारे सैनिक मौत के मुंह में जा चुके थे। सेना की पराजय ने रूसियों को का मनोबल तोड़ दिया। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया ने रूसी सेनाओं को भारी पराजय झेलनी पड़ी। 1914 से 16 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं ने जो रूसी सेनाएं थी उनको हराया। 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे। पीछे हटती रूसी सेनाओं ने रास्ते में पड़ने वाले फसलों और इमारतों को भी नष्ट कर डाला ताकि दुश्मन की सेना वहां टिक न सके। फसलों और इमारतों के विनाश से रूस की 30 लाख से ज़्यादा लोग शरणार्थी हो गए। इन हालात में सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे। अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। आप देख सकते हैं कि 1914 से 16 तक 70 लाख जवान मारे जा चुके थे और 30 लाख लोग घरों से बेघर हो चुके थे। उनके घर जला दिए गए थे, उनकी फसलें जला दी गई थी। वह अपने ही घर में अपने ही सेना के द्वारा वीरान हो गए थे और सेना भी लड़ना नहीं चाहती थी क्योंकि वह काफ़ी लंबे समय से युद्ध लड़ रहे थे। इसलिए यहाँ पर जो भी था वह जार निकोलस के विपरीत में ही हो रहा था। पहले विश्व युद्ध के दौरान रूसी सिपाही शाही रूसी सेना को रूसी स्टॉर्मरोलर कहा जाता था। यह दुनिया की सबसे बड़ी सशस्त्र सेना थी। जब इस सेना ने अपना निष्ठा बदल दिया और क्रांतिकारियों को समर्थन देना शुरू किया तो जार की सत्ता भी इससे क्या हो गई, ढह गई। विशाल सेना थी रूस के पास। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे द्वितीय विश्व के युद्ध के दौरान जब इसने अपना नज़रिया बदला तो जार की जो सत्ता थी वह भी ढहने लग गई। जो विशाल साम्राज्य, जैसे कि आप लोग अभी भी देख पाते होंगे कि जो सोवियत यूनियन था वह अनेक हिस्सों में टूटने के बाद भी रूस आज भी सबसे बड़ा देश है। लेकिन उस समय का रूस अगर देखा जाए तो वह लगभग आज के रूस से काफ़ी बड़ा था और उसकी काफ़ी विशाल सेना थी। युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा असर पड़ा। रूस ने अपने उद्योग तो वैसे ही बहुत कम कर दिए थे। रूस में वैसे भी उद्योग क्या थे, कम थे। अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई क्योंकि बाल्टिक समुद्र में जिस रास्ते से विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का कब्जा हो चुका था। यूरोप के बाकी देशों के मुकाबले रूस के औद्योगिक उपकरण ज़्यादा तेज़ी से बेकार होने लगे। 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी। अच्छी सेहत वाले मर्दों को युद्ध में झोंक दिया गया। युद्ध भर में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और जरूरी सामान वाले छोटी छोटी वर्कशॉप ठप होने लगी। ज़्यादातर अनाज सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चे पर भेज दिया जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की किल्लत पैदा हो गई। 1916 की सर्दियों में रोटी की दुकानों पर अक्सर दंगे होने लगे। मतलब हालत बहुत ख़राब हो गई और यहाँ पर आम जनता या नहीं शहरों में रहने वाले लोगों के लिए यहाँ पर खाना खाना ही मुश्किल हो गया। 1916 के दिन है। आप जार की सेना में जनरल और पूर्व मोर्चे पर तैनात हैं। आप मॉस्को सरकार के लिए एक रिपोर्ट लिख रहे हैं। अपनी रिपोर्ट में सुझाव दीजिए और स्थिति को सुधारने के लिए अपनी राय में क्या किया जाना चाहिए। ये हम अभ्यास प्रश्नों के साथ इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर आगे चर्चा करेंगे कि पेट्रोग्राड में फरवरी क्रांति, जैसे कि हम लोग यहाँ पर चर्चा कर चुके हैं कि किस तरीके से रूस में क्रांति का आगाज होने वाला है और प्रथम विश्व युद्ध में किस प्रकार की स्थिति रूस की रही। इस सब पर हमने चर्चा की। कल हम चर्चा करेंगे रूसी क्रांति में फरवरी क्रांति की और साथ ही साथ अक्टूबर की क्रांति की भी चर्चा करेंगे, जैसे कि 12 मार्च को हुई थी फरवरी क्रांति। ये सब हम समझेंगे अपने अगले भाग में। तब तक के लिए आप हमारे साथ यूं ही बने रहे। जय हिंद, जय भारत।